दोस्तों रिसेंट टाइम में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो कि यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जहाँ पर नीट हो या फिर एनटीए के द्वारा जो नेट का पेपर कंडक्ट कराया जाता है, उनका लीक होना और स्टेट लेवल पे तो अनगिनत पेपर लीक्स के इश्यूज आते रहते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये उठता है कि क्या एजुकेशन को अब कॉन्करेंट लिस्ट से उठा करके स्टेट लिस्ट में वापस डाल देना चाहिए? क्योंकि इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे ये लिया हुआ जो एक्शन है, वो अभी तक भी किसी ने चेंज करने की कोशिश नहीं की। बट क्या वो समय अब आ चुका है? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अब देखो कॉन्टेक्स्ट तो आपको एकदम क्लियर है कि किस तरीके से नीट और नेट का जो पेपर है वो लीक हुआ। ये तो चलो नेशनल लेवल इश्यू था। बट लोकल लेवल पे तो छोटे-मोटे एग्ज़ाम के भी पेपर आते हैं ना, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आ गया, ठीक है? उसके अलावा मान लो कोई भी पशु परिचर का निकाल दिया, कोई भी एग्ज़ाम आप निकालो, कितने सारे स्टेट में पेपर लीक के हमारे इश्यूज़ आते रहते हैं। ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन के ऊपर हमें क्या सब्जेक्ट वाइज़ एक बार फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम इंडिया में क्या रहा, क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को ध्यान रखते हुए हमें क्या अपडेट्स करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ क्या स्टेट लिस्ट में डालना है या नहीं डालना, ये हमारे एस्पेक्ट्स रहेंगे इस वीडियो में, पूरा डिटेल में जानेंगे और साथ में आपको वे फॉरवर्ड भी दिया जाएगा और आपके कमेंट भी माँगे जाएँगे कि भाई क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, इस वीडियो में हम आगे जाएँ उससे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि 7 जुलाई तक आप लोगों को पता है प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स एक्सटेंड किए जा रहे हैं, जिसमें आप प्रहार, संकल्प, टाइटन, प्रहार 3.0 इन सब को आप डिस्काउंटेड रेट पे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रारंभ कोर्स है, वो भी आपको डिस्काउंटेड रेट में है और उसमें एक और वेरिएंट हमारा बीए डिग्री के साथ में, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी एनसीईआरटी बैचेज हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जो कि मोर और लेस आपको 3000 रुपीज़ में मिल रहा है। इसके अलावा यूपीएससी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम की बात करें, तो आपको यहाँ पर हिंदी ऑनलाइन में भी आपको फैसिलिटी दी जा रही है और ऑफलाइन में भी दी जा रही है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और ऑप्शनल बैचेस को देखो, यहाँ पर जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको बेयरली 7500 इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो जितने भी पीडब्ल्यू ऑनलाइन की तरफ से कोर्सेज चल रहे हैं ना, उसमें आप 30% तक डिस्काउंट ले सकते हैं और ये ऑफर्स आपको 7 जुलाई तक मिल रहे हैं, ध्यान रखें। और 8 जुलाई से आपके बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो एजुकेशन का क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से एजुकेशन इवॉल्व हुआ। देखो शुरू में तो देखो गुरुकुल मैकेनिज्म हमारे चलता था, जिसमें क्या था कि स्टूडेंट जो है वो अपने गुरुकुल में रहते थे, अपने गुरुओं के साथ में और उन्हीं के साथ में अच्छी खासी अपनी जिंदगी जिया करते थे। फिर आगे हमारे डेवलपमेंट आया नालंदा जैसी इंस्टीट्यूशंस का, जहां पर ग्लोबल एजुकेशन के तौर पर हम एक हब के तौर पे इमर्ज हुए, जहां पर ग्लोबल स्टूडेंट्स आकर के पढ़ाई किया करते थे। फिर जैसे ही हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट किया, तो वहां पर उन्होंने भी अपनी तरफ से कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि मैकॉले मिनट, जिसका आज भी असर देखने को मिलता है कि किस तरीके से दिखने में तो इंडियंस और बाकी सोचना, समझना, पढ़ना, वो सारा का सारा ब्रिटिश बनाने की कोशिश की गई थी इस पर्टिकुलर अप्रोच के थ्रू ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर वुड्स डिस्पैच आता है, हंटर कमीशन आता है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 में। ये कई ऐसे एफर्ट्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए थे, जिसमें टारगेट ये था कि हमें कैसे भी करके ऐसा ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन पावर डेवलप कर देनी है इंडिया में, जो कि हमारे लिए काम करे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करने की बात हुई, जिसमें सेंट्रल लेवल पे तो फेडरल लेजिस्लेचर और स्टेट लेवल पे प्रोविंसेस। अब स्टेट लेवल पे जो प्रोविंसेस थी, उन्हीं को वहां पर स्टेट सब्जेक्ट के तौर पर या फिर प्रोविंस सब्जेक्ट के तौर पर एजुकेशन दे दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इस चीज को अटेंशन दी गई कि देखो एजुकेशन जो है वो लोकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से अगर रन कराएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में पब्लिक गुड्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना लोकल्स को यहां पर पार्टिसिपेशन दिया जाए। तो एजुकेशन को किसमें डाल दिया आपने? प्रोविंसेस में। और इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फोर फादर्स ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल है, जिसमें आपके सब्जेक्ट डिवीजन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो इन्होंने स्टेट लिस्ट में ही रखा, जिसको हम सेकंड लिस्ट भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद में आज तक आप देखो कि ये वेरिएशन देखने को मिलता है कि जब इमरजेंसी का समय था 1975 में, जब इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के समय, उस टाइम पर आपको पता है ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं। उसमें उस समय इमरजेंसी के टाइम पर ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, स्वर्ण सिंह कमेटी, और उस कमेटी ने अपनी तरफ से रिकमेंड किया कि एजुकेशन को हटा करके स्टेट में से निकाल करके सेकंड लिस्ट में से निकाल करके आप थर्ड लिस्ट में डालो, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। अब कॉन्करेंट लिस्ट में आपको पता है पावर क्या रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सुपर रहेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर स्टेट्स की एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करने की बात की गई, बट मुद्दा क्या आया
कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अपर हैंड देने की कोशिश की गई और ये शिफ्ट जो था ये 42nd अमेंडमेंट के आधार पर एग्जीक्यूट कर दिया गया। ध्यान रखें ये अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत हुआ था जिसमें स्टेट्स का भी अप्रूवल लेना था, बट आपको पता उस समय कांग्रेस का अच्छा खासा बोलबाला था, तो कांग्रेस रूल जो स्टेट्स थे उन्होंने फिर इस चीज को अप्रूवल दे दिया। फिर उसके बाद में मोरारजी देसाई की जब सरकार आती है ना, तो उसके टाइम पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया गया, जिसमें मोर और लेस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो कुछ भी इररेलेवेंट या फिर कहो कि जो भी एक तरीके से कंट्रोवर्शियल चीजें की गई थी, जैसे कि लोकसभा का टेन्योर बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकता, इन चीजों को लेकर के बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। आपको पता प्रीएम्बल में भी चेंज किया गया था, वहां पर सेक्युलर और इंटेग्रिटी जैसे वर्ड्स जो है वो बाद में ऐड कर दिए गए थे। तो उन चीजों को यहां पर बहुत हद तक रीवैल्यूएट किया गया था, मतलब बताया जाता है कि 42वें में जो कमियां रह गई थी उनको ठीक करना या कमियां कर दी गई थी उनको ठीक करने का काम 44वें अमेंडमेंट ने किया, बट एजुकेशन अभी भी आपकी थर्ड लिस्ट में ही रह गई, कॉन्करेंट लिस्ट में ही रह गई। ये बात ठीक है कि लोकसभा ने तो अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया था कि भाई अब स्टेट लिस्ट में अगेन एजुकेशन को एंट्री दे देनी चाहिए, बट राज्यसभा ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब पॉइंट यह है कि इंटरनेशनली क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। देखो जी, यूएसए में तो स्टैंडर्ड्स जो है ना वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट फाइनलाइज करती है, फेडरल डिपार्टमेंट तो वहां पर फाइनेंशियल एड की बात करता है, तो ये तो यूएसए का। कनाडा में क्या होता है, एजुकेशन मोर और लेस प्रोविंसेस मतलब स्टेट लेवल पे काम होता है। जर्मनी में भी सेम है, जर्मनी में स्टेट्स को लैंडर बोलते हैं, ठीक है, और कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो स्टेट्स के इक्विवेलेंट वहां की जो कह सकते हैं जो लेवल का गवर्नमेंट है वो फाइनलाइज करती है। साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल डिपार्टमेंट्स है जो एजुकेशन को देखते हैं, बट साथ ही साथ में लोकल डिपार्टमेंट्स को ये कह रखा है कि भाई आप एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो। इसका मतलब ये इंडियन सिस्टम के मोर और लेस इक्विवेलेंट है साउथ अफ्रीका वाला। और फिनलैंड वाला तो आउट ऑफ द बॉक्स है। क्या है, ये स्टैंडर्डाइजेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इनका ये मानना रहता है कि स्टूडेंट्स, टीचर, इंस्टीट्यूशन इनके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए और वो लोग फिर अपने हिसाब से एजुकेशनल सिस्टम को आगे रन कराएं। तो ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं। तो ऐसे में यहां पर हमें बहुत कुछ आइडिया लगता है कि हम दूसरे देशों से क्या सीख सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में डाल देना चाहिए। देखो, पहला आर्ग्यूमेंट तो यह है कि बिल्कुल डाल देना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लोकल गवर्नमेंट को बिल्कुल रिलायबल समझता है, जिसके तहत यह है कि भाई लोकल एस्पेक्ट में जैसे एजुकेशन, कल्चर, इनको ध्यान रखते हैं एजुकेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए। सिमिलरली 42nd अमेंडमेंट लाया गया था, उस टाइम पर इमरजेंसी थी। इसका मतलब वहां पर ऑपोजिशन का कोई रोल नहीं था, प्रॉपर डिस्कशन हुआ नहीं, तो ये यूनिलैटरल शिफ्ट है, इसको रिस्टोर कर देना चाहिए। स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज की बात करें तो आर्टिकल 350 ए साफ साफ ये कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में दी जाए। इसका मतलब लोकल्स को आप ज्यादा एम्पावर करने की बात कर रहे हो, तो यहां पर आप क्यों नहीं करते हो। सिमिलरली तमिलनाडु ने तो देखो नीट के लिए पहले ही इसको स्क्रैप करने के लिए अपनी तरफ से रेजोल्यूशन पारित कर रखा है, और इसको लेकर के मद्रास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक स्टेटमेंट भी दिया था जी, ये था कि भाई एक जो कंबाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है थ्रू आउट इंडिया, वो मेरिट डिसाइड नहीं कर सकता अलग अलग स्टेट्स को एक साथ लेकर के। तो ये बातें कहती है कि कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट में अभी एंट्री हो जानी चाहिए एजुकेशन की। इसके अलावा डाइवर्जेंट पॉलिसीज, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसी बना दी, स्टेट गवर्नमेंट ने बना दी, तो वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो एजुकेशन के ऊपर स्टेट्स ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट है 2022 की, जिसके तहत यह है कि 100 रुपए खर्च होता है ना एजुकेशन में, उसमें 85 तो स्टेट्स खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब स्टेट्स की पावर ज्यादा होनी चाहिए। अब सवाल यह आता है कि क्यों एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में नहीं डालना चाहिए। सबसे पहली चीज तो प्राइमरी एजुकेशन की कंडीशन देखो स्टेट्स के हाथ में है, बहुत बुरा हाल है। सर रिपोर्ट उठा करके देखो 2023 की कि 7वीं 8वीं के बच्चे दूसरी तीसरी क्लास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसके अलावा कोठारी कमीशन ने यह कहा था कि नेशनल इंटीग्रेशन और मोबिलिटी इंश्योर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए। सिमिलरली राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, वो क्या कह रहा है कि कम से कम हमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स तो फिक्स करने होंगे एजुकेशन के, जिसके चलते हैं कि एजुकेशन में कहीं पर भी गैप ना आए पूरे देश में। इसके अलावा देखा जाए तो हम एम्प्लॉयबल बनाना चाहते हैं हमारे यंगस्टर्स को, तो उसके लिए क्या किया जाए भाई, सीधी बात है स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करने होंगे, साथ ही साथ नेशनल कंसर्न्स को भी हमें एड्रेस करना होगा। तो यह आर्ग्यूमेंट्स है कि क्यों स्टेट लिस्ट में एजुकेशन को फिर से नहीं जाना चाहिए। बट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। सबसे पहली चीज कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, जहां पर स्टेट्स के साथ में प्रॉपर कंसल्टेशन हो। नंबर 2, आउटकम बेस्ड फंडिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कैसे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अकॉर्डिंगली उनको एनकरेज करना चाहिए। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए,
जिससे कि आप प्रॉपरली जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पॉलिसी बनाई जा रही है उनको इंप्लीमेंट किया जा सके और साथ ही साथ फीडबैक का मैकेनिज्म भी डेवलप हो। और टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, तो उसका यूज और ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपका क्या सोचना है, आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दें। ठीक है, अब देखो एजुकेशन की जब बात आ गई ना, तो ये PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करो। और कल वाले क्वेश्चन का आंसर है सी, इकोनॉमिक राइट जो है वो DPSP में है, ना कि फंडामेंटल राइट। ओके, तो इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।